गुड मॉर्निंग। आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि रेशो का मैडम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको वीडियो बना दिया है और आपने उसे देखा भी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्राइमरी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि प्राइमरी प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं। प्राइमरी मीन्स एसेंशियल, आवश्यक गुण होना चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। अगर आप हलवा पूड़ी कचौरी खाते हो, सेवइयां खाते हो, जलेबी खाते हो तो आवश्यकता नहीं है आपकी। आवश्यकता क्या है? रोटी दाल भी आपकी, इसे पेट भर जाएगा। इसी तरह से मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड है। इसके बाद अगर गाड़ी है आपके पास, बंगला है, खूब सारी जमीनें हैं, ट्रक चल रहा है, तो ये सब आपकी कंफर्ट्स है या आपकी लग्जरी है, आपकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल फाइबर्स, मतलब जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, जिससे परिधान बनाए जाएंगे, जिससे कपड़े बनाए जाएंगे, उनमें कौन सा गुण होना चाहिए। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है। आज मैं सेकेंडरी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊंगी। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में क्या है यह आपको जानना जरूरी है। द्वितीयक गुण मतलब केवल जैसे आप रोटी, कपड़ा और मकान खा करके संतुष्ट नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? एक छोटा सा झोपड़ा, उसमें रह रहे हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं, या छत टपक रहा है ऊपर से, इससे मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता है। तो जो 5 बेसिक नीड थी, आपकी प्राइमरी नीड थी, मैंने आपको बताया था, उससे केवल और केवल वस्त्र सुंदर नहीं बनाए जा सकते। वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए, कपड़े को सुंदर बनाने के लिए, परिधान को उत्कृष्ट बनाने के लिए उसमें और कई सारे गुण की जरूरत होती है, जिसको ही हम द्वितीयक गुण कहते हैं। नॉट एसेंशियल बट सुंदर बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उनमें दूसरे गुण होने चाहिए। तो आज उन्हीं गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, वस्त्रोत्पादक गुण के रेशों के द्वितीयक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बाह्य संरचना समझो, जिसके अंतर्गत आता है लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ फाइबर। क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर मतलब जब मॉर्फोलॉजी देखते हो किसी व्यक्ति की, जैसे इसमें ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, बाह्य संरचना कैसा है। मान लो कि मैं आपको देखने में कैसी लगती हूँ, मेरी हाइट कितनी है, मैं कितनी मोटी हूँ, कितनी पतली हूँ, मेरे कैसे बाल पके हुए हैं, है ना, मेरा आँखें कैसी है, भाव कैसा है, ये सब बाह्य संरचना के अंतर्गत आता है, एक्सटर्नल फीचर्स। इसी को समझो प्लांट के केस में, रेशों के केस में ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी में क्या देखना है? रेशों का रंग कैसा है। जैसे कोई रेशा ऐसा होता है जो ऑफ वाइट होता है। ऑफ वाइट मतलब सफेद, लेकिन पूरा सफेद नहीं, कुछ वाइब्रेंट कलर का होता है। जैसे निम्न कोटि के ऊन होते हैं जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, है ना, भेड़ से, बकरियों से, ऊंट से, लांबा से। तो जिस प्रकार की एनिमल्स है, जहां से वो एरिया में एनिमल मिलता है, जैसा उसको भोजन पानी देते हैं वैसा उसका रंग होता है। और उस ऊन क्या है? जानवरों के शरीर के ऊपर उगे बाल ही तो ऊन कहलाते हैं। तो जानवर किस क्षेत्र में रह रहा है, क्या उसको खान पान मिला है, कैसा उसका जीन्स है, कैसा जेनेटिक है। जैसे हम मानव में भी 10 लोग आप अपने परिवार में देख लोगे तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गेहुआ रंग का है, कोई बिल्कुल सफेद गोरा है ना। अपने घर में ही देखो ना, ज्यादा दूर मत देखना, 2-4 घरों को ही देख लेना, सबके अलग अलग कलर है। जिसको डिस्क्राइब करना कहें या आपको लिख करके बताना कहें कि उसका रंग कैसा है, तो आप समझ तो जाते हो, लेकिन उसको कागजों में उतार नहीं पाते हो। ठीक है, सेम कंडीशन आपके ऊनी रेशों में, या कपास के रेशे हैं, या लिनन का रेशा है, या आपके नारियल का रेशा है ना। नारियल की रेशा से परिधान बनते हैं क्या? नहीं बन रहा है। लिनन के रेशा से अब बनाए जाने लगा है, क्योंकि इतना महंगा होता है लिनन का रेशा, है ना,
उसको तैयार करते करते इतनी खर्चा उसमें आ जाता है कि लोग उसको पे नहीं कर पाते हैं। तो क्यों भाई घाटे में रह करके कोई भी व्यापार नहीं करता है। समझ गए बात को। तो ये कलर पर डिपेंड करता है कि कलर उसका कैसा है ना। ऊन का कैसा कलर है, रेशम का कैसा रंग है। रेशमी जो रेशा होता है कुछ, वो कोकून के कलर पर डिपेंड करता है। सिल्क का कीड़ा क्या करता है, सिल्क वर्म, उसके 4 स्टेज होते हैं। कौन से आपको मालूम होगा। तो प्यूपा स्टेज में ही उसको मार दिया जाता है और वो कोकून बनाता है। एग होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, 4 स्टेज है, मालूम है आपको। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो प्यूपा स्टेज में ही मारते थे। जैसा कोकून का रंग होगा वैसा ही रेशम का रंग होगा। ठीक है। लस्टर मतलब होता है चमक। रंग समझ में आ गया। लस्टर का मतलब हो गया चमक। रेशों में चमक कैसी है, आप ऐसे डेली यूज में देखो ना। आपके कपड़े अगर रंग खराब हो गया, चमक खराब हो गया, उसको पहनना पसंद नहीं करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा पहनने का। अब बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं, क्या रे रंग खराब है। पुरुष जल्दी छोड़ देते हैं, क्या रे शर्ट खराब हो गया, पैंट खराब हो गया, मैं नहीं पहनूंगा, इसमें चमक ही नहीं बचा। देखो कैसा धूमिल है ना, नहीं पहनता ना अपन। तो वस्त्रों में चमक भी होना चाहिए। और चमक कैसे आएगा, जैसा उसका रेशे की प्रकृति होगी वैसा ही उसमें चमक आएगा। समझ गए बात को मैं क्या कह रही हूं। चमक, तो देखो प्राकृतिक रेशों में जो रेशमी रेशा है ना, सिल्क का फाइबर, वो उसमें प्राकृतिक चमक होता है, बहुत सुंदर होता है ना, चमक होता है। तभी तो रेशमी वस्त्रों को राजा महाराजा ही पहनते थे, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति पहनते ही नहीं है। पहनते क्या, शादी ब्याह में 1-2 रेशमी साड़ियां मिल गई या 1-2 आपके बनारसी साड़ी मिल गई, उसी में अपन खुश होते हैं और जिंदगी निकाल लेते हैं। है सही कि गलत है, बताओ। आई एम राइट और रॉन्ग, सही है ना बेटा। तो रेशमी वस्त्रों की चमक और उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता, उसकी सूक्ष्मता, इसी के कारण रेशमी वस्त्रों को, है ना, रेशमी वस्त्रों को वस्त्रों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ द फाइबर कहते हैं। जबकि रेशमी वस्त्रों को अपना तो हाथ से धो सकती हो ना, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको प्रेस कर सकती हो, प्रेस करोगी खराब हो जाएंगे, है ना, जलने लगेंगे। और आपको धोओगे पानी में, उसका रंग, उसका शक्ल सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। भाई रानी है, सुकुमार है, रानी को कैसे रखते हैं। तो उस प्रकार की लस्टर होता है। और जो आपके सिंथेटिक फाइबर है ना, तो सिंथेटिक फाइबर में क्या देखते हो आप, संश्लेषित रेशा, उसमें चमक होता है, अनोखी चमक होता है, मतलब कि दिल को, आंखों को चुभने वाली चमक होता है। वैसा चमक वाला कपड़ा ना तो कोई हम पहन सकते हैं ना आप पहन सकती हो। वैसा कपड़ा तो कोई नहीं पहनना पसंद करता है, कई बार बहुत आंखों को चुभता है, आंखों को अच्छा नहीं लगता है, वैसा कपड़ा भी अपन नहीं पहनते हैं। तो उसको, उस अनोखी चमक को कम करने के लिए, आंखों को चुभने वाली चमक को कम करने के लिए, जब हम रेशा को तैयार करते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है, कई छात्रों ने हमसे पूछा था मैडम कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने उनको बताया था। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब उसको हम जिस समय वो घोल अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रंग को डाल देते हैं। रंग को, और जिस रंग से हमें रंगना है, जैसे हरा है, पीला है, नीला है, जैसा भी रंग डालना चाहते हैं, जैसा रेशा तैयार करना चाहते हैं वैसा रंग डाल देते हैं। और अनोखी चमक को कम करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे कि उसकी चमक कम हो जाती है और अब आंखों को लुभाने वाली चमक होती है। जैसे मान लो ढोल बजता है, दूर का ढोल तो सुहावना लगता है, अब पास में ढोल बजती है तो क्या करते हैं अपन, वो कान बंद कर लेते हैं, अरे भाई कान फटा जा रहा है। उसी प्रकार से बहुत ऐसा जो ऑब्जेक्टिंग कलर होगा उससे अपनी आंखें चुभने लगेंगी, ना देखने वाले को अच्छा लगेगा न पहनने वाले को। और अपन कह देंगे यार कौन सी कलर चुन करके लाए, आपको कलर का ज्ञान नहीं है क्या, कम से कम ढंग का कलर तो लाते चुन करके। अपन कह देते हैं ना एक दूसरे को, नहीं कहते हैं, कह देते हैं, क्योंकि जो कलर अपने को चुभता है आंखों में, उस जो चमक हमारी आंखों को चुभने लगता है वो हमें पसंद नहीं आती। तो आपको चमक समझ में आ गया। इसी प्रकार से जो कॉटन होता है ना, सूती रेशा, तो सूती रेशे में आप देखते हो क्या होता है, सूती रेशों में चमक के अभाव होता है, चमक का अभाव होता है। प्राकृतिक रेशा है और सूती सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेली लाइफ में। सर्वव्यापी रेशा है सूती रेशा, है ना, यूनिवर्सल रेशा इसको कहते हैं हम, विश्वव्यापी रेशा। इसका यूज आप किचन से लेकर के, पोछा झाड़ू से लेकर के,
कार पोंछने से लेकर के, खेल के मैदान में लेकर के, ओढ़ने बिछाने में, हर जगह काम में आता है। तो विश्वव्यापी रेशा है, समझ गए, विश्वव्यापी यूनिवर्सल फाइबर। तो उसमें चमक की कमी होती है। लिनन के रेशों में कपास के रेशों की तुलना में चमक अधिक होती है, लेकिन उसमें दूसरी अवगुण है, सब काम मैनुअल करना पड़ता है, तो महंगा पड़ता है रेशा। इसी प्रकार से अब देखो लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई से, है ना। अगर रेशों को लंबाई से आप देखोगे, है ना, सामान्य से नंगी आंखों से देखो भाई, माइक्रोस्कोप से देखो, तो ये लंबवत रेखा कहलाता है। इसको अगर आप काट के देखोगे तो देखोगे उसमें किस प्रकार का उसमें संरचना दिखाई पड़ती है। और क्रॉस सेक्शनल मतलब कि ये रेशा है, इसको आप यहां से आप ऐसे काटो तो ये क्रॉस सेक्शनल कहलाता है। तो इस रेशे को देखने पर कैसा उसका शक्ल है ये देखना पड़ता है, कैसा उसका आकार है। कुछ रेशे इरेगुलर होते हैं, जैसे कपास का रेशा देखोगे ना, काटोगे दिखेगा तो इसे लहरदार दिखता है, सीढ़ियों की तरह, है ना, लहरदार दिखेगा, सीढ़ियों की तरह दिखेगा, बीच बीच में घुमा हुआ रिबन की तरह दिखता है कपास का रेशा। और वहीं पर आपका सिल्क का रेशा बिल्कुल सीधा और चिकना दिखता है, सुंदर दिखता है, कहीं उसको कोई गांठें वाठे नहीं दिखती हैं, है ना। और कई रेशों में आपको इस तरह का आप देखोगे कि क्रैम्प्स दिखता है, पॉकेट इस तरह से बने हुए रहते हैं, जैसे ऊन के रेशे में इस तरह के पॉकेट्स बने रहते हैं, क्रिम्स जिसको बोलते हैं, क्रिम्स बोलते हैं। यहां पर ये देखो कन्वल्सन मतलब ऐंठन है इसमें, कपास के रेशों में। इसी तरह से जो आपके लिनन का रेशा है, ऊन का रेशा है, सिल्क का रेशा है, कपास का रेशा है, जिससे मेनली वस्त्र बनाए जाते हैं, उनकी संरचना लंबवत काटोगी तो कैसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखेगा, कुछ तिकोना दिखता है, कुछ इरेगुलर शेप का दिखता है, कोई जो है सो गोल चिकना दिखता है। तो ये सारे डिपेंड करेंगे आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर, ठीक है। और आपको बताऊं, क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी पारदर्शिता है उसमें, कितना वो ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि जब द्वितीय गुण देखेंगे, जैसे आप रोटी अब दाल खाते हो तो सिंपल दाल रोटी से भी आपका पेट भर जाता है, लेकिन और अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए और अच्छा स्वाद करने के लिए हम दाल को भी बढ़िया से घी से छेक लगाते हैं, या उसको बढ़िया दाल के साथ कुछ सब्जी अच्छा सा बनाते हैं, तो दाल रोटी सब्जी खाते हैं। और अच्छा खाना होता है तो उसमें पापड़ भी डालते हैं, है ना, पापड़ भी साथ में खाने में रखते हैं, तो दाल रोटी सब्जी और पापड़ हो जाता है। और अच्छा खाने का मन करता है तो उसमें चटनी भी डालते हैं, और अच्छा खाने का मन करता है तो उसमें रायता और दही भी रखते हैं, नहीं रखते हैं बोलो। तो उसी प्रकार से ट्रांसलूसेंसी, जब हम वस्त्रोत्पादक रेशों की जब बात करते हैं और द्वितीय गुण की बात करते हैं तो हम देखते हैं उसमें पारदर्शिता कितनी है। अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे कि रेशम का रेशा है, तो रेशम का रेशा कितनी ट्रांसपेरेंट होती है, कितनी अच्छी लगती है देखने में, पारदर्शी होता है, कितना हल्का होता है। जो अच्छे रेशम के बने होते हैं, रियल रेशे के किस्म के बने होते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है ना, वो रेशम का वस्त्र बहुत हल्का होता है, बहुत पहनने में मजा आता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंसी होती है उसके फाइबर में, एक ऐसा गुण होता है जो कि आपको दिखाई पड़ता है। वही कपास का रेशा है, वो नहीं होता है ट्रांसलूसेंट, उसमें नहीं गुण पाया जाता है, उसमें उसकी संरचना इरेगुलर होती है, क्रॉस सेक्शनल देखोगे तो इरेगुलर होता है। तो इस कारण उसमें कोई पारदर्शिता नहीं देखने को मिलती है। कपास के रेशे को देख लो, आप रजाई का कवर देख लो या बेडशीट देख लो, कहीं से आपको ट्रांसलूसेंसी देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हटा देते हैं ना, पहला मॉर्फोलॉजी समझ में आ गया। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। इसको हम कब देखते हैं, इसको हम देखते हैं पानी की अपेक्षा।
कि कौन सा वस्त्र की विशिष्ट गुरुत्व कितना है, और ये जिस वस्त्र का पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 1 होता है, मालूम है ना, सबको मालूम होगा, 8वीं 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा, 1 होता है। तो कई वस्त्र जो पानी में जिसका विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, वो क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा, तो उसको धोना मुश्किल पड़ेगा, उसकी रंगाई करना, डाइंग करना मुश्किल पड़ेगा, नहीं पड़ेगा क्या। तो देखो, जिसका विशिष्ट गुरुत्व 1 होगा वो पानी पर तैरने लगेगा, हल्का होगा भी तो तैरेगा, जैसे पॉलीथीन है, क्या है, पानी पर तैरने लगता है। तो ओलेफिन एक फाइबर ऐसा है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम होता है। याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा फाइबर है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम होता है, तो आपका उत्तर होगा ओलेफिन। समझ गए बात को। तो अगर किसी भी विशिष्ट गुरुत्व का, जिस रेशों का विशिष्ट गुरुत्व अगर 1 से कम होगा, तो अगर प्रश्न में आता है क्या उसकी रंगाई लॉन्ड्रिंग करना आसान है, आप क्या उत्तर दोगे, बोलो बच्चे, क्या उत्तर दोगे। आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन क्षमता कम होती है, रंग इसके अंदर भेद ही नहीं पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, तो कलर नहीं हो पाएगी। तो यह है आपकी ओलेफिन, पानी में तैरने लगेगा, विशिष्ट गुरुत्व जिसकी कम होगी। इसी प्रकार से जो जिसका विशिष्ट गुरुत्व अधिक होगा वो भारी होगा, जैसे कपास का रेशा, सूती वस्त्र, जूट का ज्यादा होता है। समझ गए, विशिष्ट गुरुत्व समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है इलोंगेशन और इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी से मतलब है कि किसी भी रेशे को अगर आप लंबाई में खींचो तो वो कितना खींचने के पश्चात, छोड़ देने के बाद, वो अपने मूल लंबाई को कितना जल्दी प्राप्त कर लेता है या नहीं प्राप्त करता है, यही उसका इलोंगेशन कहलाता है या इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रत्यास्थता का, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थता की क्षमता, रिकवरी मतलब क्या होता है, जैसे अपन रिकवर हो रहे हैं, है ना, बीमार हो गया मैडम, आप रिकवर हो रहे हो, अब आप ठीक लग रहे हो, तो यही है प्रत्यास्थता क्षमता। जैसे बीमार पड़ गए थे 8-10 दिन, तो कई बच्चों ने कहा मैडम आप लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हो क्या, किसी बच्चों ने कहा अब मैडम आप ठीक तो हो रहे हो ना, अब आप रिकवर तो है ना आपका। तो यही है यहाँ पर इलास्टिक रिकवरी से मतलब किसी भी रेशे को अगर आपने खींच दिया, खींचने के बाद अगर वो रेशा अपने मूल लंबाई को प्राप्त कर लेता है तो कहलाता है इलास्टिक रिकवरी। अब जैसे मान लो कि कपास का वस्त्र है, ये मैं एक एग्जांपल, मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ है, सूती का दुपट्टा पड़ा हुआ है, देख लो। अब ये देखो कितनी जगह से तुड़ी मुड़ी है ना, कितने श्रिंकल्स पड़े हुए हैं इसमें, कितने उसमें ऐठन पड़े हुए हैं, है ना, देख रहे हो, तूड़ मुड़ गया हुआ है रेशा कहीं से भी है, देख रहे हो, क्योंकि जब इसको खींचा गया, मैंने जैसे जब हमने इसको दुपट्टे को लिया और ओढ़ा, है ना, ओढ़ने के बाद जिस दिशा में ये गया, जहां इसकी खिंचाव तनाव हुई, वहीं से तुड़ मुड़ गया। ठीक है, समझ गए बात को। और एक रेशा ऐसा होता है, जैसे कि ये मेरे पास सिंथेटिक टी शर्ट है ना, नायलॉन का है, देख रहे हो, इसको पहनने के बाद, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रही हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। या एक मेरे पास दुपट्टा है, इसको छोड़ो, इसे आपको कम समझ में आएगा, दुपट्टा लाती हूँ।
तो आप ये देखिए, ये दुपट्टा आपको दिख रहा है ना, इसको हमने खींचा, कई बार पहना, खींच दिया इसको, ठीक है, खींच दिया, जितना खिंचाया इतना देर दूर तक ये खींच गया। खींचने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं तो ये अपनी मूल लंबाई को जल्दी ही गेन कर लेता है, जल्दी रिकवर कर लेता है। तो इसको कहते हैं इलास्टिक रिकवरी। दोनों उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है, जो नायलॉन का रेशा है, उसमें इलास्टिक रिकवरी ज़्यादा होती है और बहुत बढ़िया होती है। जो कपास के रेशे, सूती आप कपड़ा पहनते हो, सूती साड़ी पहनो, सूती सूट पहनो, सूती दुपट्टा पहनो, तो देखो एक दो बार ही पहनने के बाद वो तुड़ मुड़ जाता है, मतलब उसमें बहुत सारी सिकुड़न आ जाती है। अब वो पहन करके आपको मार्केट जाने के लायक नहीं बचता, किसी पड़ोसी के घर नहीं जाने का बचता, कोई अपने रिश्तेदार में जाकर जाना चाहते हो तो कहते हो नहीं भैया ये साड़ी तो बेहद बेकार है, टूड़ा मुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे या दूसरा कोई साड़ी देखेंगे अंदर अलमारी में पड़ी होगी तो उसको निकालेंगे, उसको पहनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? इलास्टिक रिकवरी, तो इलास्टिक रिकवरी उसको कहते हैं, है ना? बात समझ में आ गई इलास्टिक रिकवरी की। इसके बाद कपास के रेशों में जितने भी प्राकृतिक रेशा है, अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक इलास्टिक रिकवरी किसकी होती है, अगर ये प्रश्न आए कि प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा इलास्टिक रिकवरी किसकी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? रेशमी। रेशमी के रेशों में इलास्टिक प्रॉपर्टी खूब मिलता है। जैसे आप रेशमी साड़ी पहनती है, अगर वो वास्तव में रेशम का साड़ी है आपका और आप पहन के पार्टी में चली गई हैं, या उनका स्वेटर है उसमें भी इलास्टिक प्रॉपर्टी खूब मिलता है, अगर उसको पहन के आप चली गई हैं और फिर उसको आप छोड़ दो, है ना, हैंगर में टांग के छोड़ दो, कहीं भी उसके मूल स्वरूप में हैंगर में टांग करके या किसी खूंटी में टांग करके छोड़ दो, तो आप देखोगे धीरे 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 करके वो जो टुड़ा मुड़ा पार्ट था वो अपने आप ही स्वतः ही वो ठीक हो जाता है, स्वतः ही अच्छा हो जाता है, वो खत्म हो जाता है उसका सिकुड़न, क्योंकि उसमें ये गुण पाया जाता है। समझ गए? उसी प्रकार से जो नायलॉन है, सिंथेटिक रेशों में जो नायलॉन है उसमें ये अनोखा गुण विद्यमान रहता है। अनोखा गुण किसका विद्यमान रहता है? इसी रेशों का। नायलॉन है, नायलॉन में इलास्टिक प्रॉपर्टी जबरदस्त पे मिलती है। जब ही नायलॉन का रेशा इतना फेमस हुआ, तैयार हुआ 20वीं सदी में, 20वीं सदी में तैयार हुआ, W.H. कैरोथर्स ने इसको तैयार किया। नायलॉन के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा अच्छी तरीके से। तो उसमें ये इलास्टिक प्रॉपर्टी खूब मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए मोजे उसे बनाए जाते हैं, शॉक्स। अंडरगारमेंट्स आपका बनता है कि जब आप पहनते हो तो आपके फैल करके आपकी बॉडी में फिट हो जाता है, और जैसे ही आप खोलते हो, वापस धोते हो, सुखाते हो, अपनी मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आता है आपका रेजिलियंसी। रेजिलियंसी क्या है? प्रतिस्कंदता, इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी वाली छात्राएं, कई बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम आप अंग्रेजी में मत पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। अरे बेटा मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता से क्या मतलब होता है कि अगर कोई वस्त्र है, जैसे ये है मारो मेरा दुपट्टा, ठीक है, ये दुपट्टा रहा, इसको मैंने ऐसे ऐसे करके तोड़ मोड़ मचोड़ कैसे भी छोड़ दिया, ऐसे कर दिया पूरा, ठीक है, और इसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद देखते हैं कि फिर वो वैसे वैसे हो गया जैसा पहले था, कोई परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, मूल स्वरूप का ही प्राप्त कर लिया। इसकी वॉल्यूम को मैंने चाहे कितना भी किसी भी तरीके से हमने कुचल दिया, दबा दिया, कैसे भी कर दिया, फिर भी वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ये कहलाता है उसकी रेजिलियंसी। इसके ठीक विपरीत ये मेरा दुपट्टा है, सूती का है, अगर इसको हम इसी तरह से खूब तोड़ मरोड़ ऐसे ऐसे खूब कर लेते हैं, है ना, मचोड़ देते हैं, तो आप देखते हो कि फिर ये अपनी क्वालिटी को इस तरह से कर लेता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये क्वालिटी है इसकी, ये मुड़ जाता है वहाँ से, जल्दी अपनी रिगेन नहीं कर जाता है, वो सिकुड़न इसमें पाई जाती है। समझ गए बात को? दोनों चीज़ें। अगर बेटा मैं नेक्स्ट बचा है आपका मॉइस्चर रिगेन, फ्लेमेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता, एब्रेजन रेजिस्टेंस मतलब रगड़ सहन करने की क्षमता, और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है?
इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताती हूँ। तब तक के लिए मुझे दो जाने के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।